बात करने वाले हैं यूपी कैबिनेट के बारे में, क्योंकि यहाँ मंत्री तो बना दिए गए हैं, लेकिन मंत्री करें क्या? उनके पास विभाग ही नहीं है कि जो 6 नए मंत्री बने हैं उन्हें कौन सा विभाग संभालना है, क्या काम करना है, कोई जिम्मा ही अभी उन्हें नहीं सौंपा गया है। 4 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सत्ता की गलियारों में इस वक्त यही चर्चा सबसे ज्यादा है कि नए मंत्रियों को आखिर कौन से विभाग सौंपे जाएंगे। क्या पुराने मंत्रियों के भी विभागों की अदला बदली की जाएगी, और ये किस आधार पर होगा? क्या ये परफॉर्मेंस के आधार पर होगा या फिर जातीय समीकरण के आधार पर होगा? नो रिमूवल मॉडल तो अपनाया गया है, लेकिन अभी भी जो बदलाव करने चाहिए थे वो बदलाव पूर्ण रूप से क्यों नहीं किए गए हैं? आखिर देरी क्यों हो रही है? तो वहीं दूसरी तरफ आज सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यूपी में हर फैसला दिल्ली में मोहर लगने के बाद ही लिया जाता है? अब आज जब बैठक हो गई है तो क्या जल्द ही अब विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा? इसी को लेकर करेंगे आज हम सीधी बात, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे सत्ता की गलियारों में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी तो एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। जहां तक रहा सवाल मंत्रिमंडल का, माननीय मंत्रीगण सब अपना सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मंत्रीगणों को उनका विभाग आवंटित करेंगे और सब उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अब जो ये कैबिनेट विस्तार किया है, इसका क्या ही फायदा है आप बताइए ना। अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में अंत समय आ गया और अंत समय में अब ये जो है कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ है। और अब जिन्हें कैबिनेट मंत्री इन्होंने बनाया है, जो और नए विस्तार करे हैं, अब ये 6 और 8 ही महीने में और क्या ही कर लेंगे। तो बीजेपी अपनी रणनीति अख्तियार कर रही है, तो समाजवादी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में कई सुलगते सवाल और भी हैं जिनके इर्द गिर्द आज हम करने वाले हैं सीधी बात। एक एक कर आपके समक्ष वो सवाल रख दें। योगी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा प्रशासनिक नहीं बल्कि बन गया है 2027 का जातीय वॉर रूम। ये एक बड़ा सवाल है। क्या यूपी सरकार के बड़े फैसलों की अंतिम मोहर अब भी दिल्ली से ही लगती है? आज गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बैठक होती है। तीसरी बड़ा सवाल, पुराने मंत्रियों के विभाग बदलने की तैयारी। क्या योगी सरकार में परफॉर्म या परे हटो मॉडल लागू होने जा रहा है? इसके साथ ही क्या बीजेपी को अब हिंदुत्व से ज्यादा सताने लगी है जातीय संतुलन की चिंता, इसीलिए इतना मंथन चल रहा है कि अभी तक जिम्मा ही नहीं सौंपा गया है? पांचवा अहम सवाल, योगी कैबिनेट विस्तार में किसी मंत्री की छुट्टी नहीं। क्या बीजेपी अंदरूनी असंतोष से डर गई है क्योंकि नो रिमूवल वाला फॉर्मूला अपनाया गया है? तो ये वो तमाम सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे जिनके साथ हम सीधी बात करेंगे, तमाम सवाल उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार बीते कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी कैबिनेट में महासंग्राम विभागों को लेकर छिड़ा हुआ है। किस आधार पर विभागों का बंटवारा किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक कर उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। दोनों ही त्रिपाठियों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पौदार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। अमरदीप त्रिपाठी जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, इतनी देरी क्यों हो रही है? एक तो वैसे ही चुनाव नजदीक है, ज्यादा समय नहीं रह गया है। आरोप पहले से लग रहा है कि चुनाव से पहले आप फेरबदल कर रहे हैं, हालांकि आप उसे जायज ही ठहरा रहे हैं, लेकिन उसमें भी इतनी देरी। मंत्री चुन लिए गए, मंत्री बना दिए गए, अब वो बैठे बैठे करे क्या? जिम्मा तो आपने कुछ दिया ही नहीं है। देखिए मोनिका जी, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है और मंत्रियों के जो कार्यभार के विभाग को बंटवारा एक संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जो है होता है।
और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है। सेंट्रल में भी हमारी सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार है। जब भी हम लोग निर्णय लेते हैं तो क्षेत्र को देखते हैं, सभी जो है जातियों को भी देखते हैं, सबको साधने का, और सेंट्रल स्टेट में समन्वय जो है बात करके जो है मजबूती से जो भी निर्णय लिया जाता है आपस में बात करके समझदारी से सुलझ कर निर्णय लेते हैं, ताकि जो है वह निर्णय जो हमने सरकार में लिए हैं वो प्रदेश की जनता के लिए हितकर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से, जैसे समाजवादी पार्टी में आपने देखा भी था 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार यहाँ पर थी, कभी भी कोई कार्य, जब भी निर्णय अखिलेश यादव जी लेते थे, पैरेलल में 2 मुख्यमंत्री चलते थे और उनके जो स्वघोषित मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और सर पटौल की जो है पूरी स्थिति बन जाती थी। अखिलेश यादव जी कहते कुछ और थे, लोग करते कुछ और थे। तो इस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं आप लोगों ने देखा। चलिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसी स्थिति नहीं है, तो अब तो सेंट्रल से मोहर लग गई होगी ना, तो यानी कि अब विभागों का ऐलान कर दिया जाएगा, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग, आज रात तक या फिर कल विभागों का ऐलान हो जाएगा। अब तो ठप्पा लगा दिया होगा गृह मंत्री अमित शाह ने, जो बड़ी बैठक आज हुई है। देखिए मोनिका जी, ठप्पा लगाने की बात नहीं होती है। जब भी हम लोग उत्तर प्रदेश में कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से सेंट्रल का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर जो है होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से हम लोग सेंट्रल से समन्वय बनाकर चलते हैं, और उनकी सहमति, उनका मार्गदर्शन जैसे मिलता है निर्णय भी लेते हैं। तो आप देखेंगे कल या परसों तक जो है विभागों का बंटवारा जो है सबके सामने दिखाई देगा। और लेकिन इसमें इतनी देरी क्यों अमरदीप जी? आप ठीक है कह रहे हैं, कल या परसों में आप देखिएगा विभागों का बंटवारा दिख जाएगा जो आप कह रहे हैं, और अब हमें भी पता है कि 1 से 2 दिन में विभागों का बंटवारा पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज आप लोगों की मीटिंग भी हो गई है हाईकमान के साथ, सेंट्रल के साथ, सीएम योगी आदित्यनाथ की। बट 4 दिन पहले आपने नए मंत्री बना दिए, अभी भी आप 1 से 2 दिन का समय ले रहे हैं। ऐसा कौन सा मंथन चल रहा है, किस आधार पर चल रहा है, ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस का आप रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि अभी तक आप विभाग बांट ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, विभाग देने के लिए मोनिका जी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, और उस पैरामीटर के साथ साथ सभी का समन्वय, मार्गदर्शन, डिस्कशन, बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। जब भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट में बहुत सारे हमारे सीनियर मंडल के लोग हैं, सभी लोगों से बात करना, सभी का से समन्वय बनाना, सभी का सुझाव लेना, तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। परिवारवादी पार्टी यहाँ पर नहीं है समाजवादी पार्टी की तरह कि अगर परिवार के लोगों ने निर्णय ले लिया तो वही निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लिया जाए। यहाँ पर चलिए, परिवारवादी पार्टी बीजेपी नहीं हो अगर आप कह रहे हैं, लेकिन चलिए आपके सहयोगी आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं परिवारवाद के ही चक्कर में। बिहार की बात मैं कर रही हूँ, ज्यादा खुले शब्दों में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरल सोशल मीडिया पर इतने हैं कि आप समझ ही गए होंगे परिवारवाद की जब आप बात करते हैं। दूसरा, क्या 2027 को देखते हुए भी विभागों का बंटवारा हो रहा है? फटाफट से बताइए, फिर सर्वेश त्रिपाठी के पास चलेंगे। मोनिका जी, वर्तमान और भविष्य दोनों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है, बस इतना से कहूंगा। ठीक है, यानी कि 2027 की एक झलक उसके भीतर दिखेगी, जो कैबिनेट में मंत्रियों के अंदर जो विभागों का बंटवारा किया जाएगा, साफ सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, 2027 को लेकर पूरी सियासी बिसात यहाँ पर बीजेपी बिछा रही है, मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए, विभागों के बंटवारे के जरिए। समाजवादी पार्टी के पास इसकी क्या काट है? क्योंकि देखिए, जो सत्ता में होता है चुनावों में, उसके पास एक प्लस पॉइंट बेनिफिट का तो जरूर होता है। तो अब आप लोगों की क्या तैयारी है काट करने के लिए? किस तरीके से अपने समीकरण बिठा रहे हैं? देखिए, जो सत्ता में होता है आइडियली उसके पास, भाजपा की बात छोड़ दी जाए तो आइडियली उसके पास काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी बनती है उससे। भाजपा के लिए दूसरा है कि उसके पास रिसोर्सेज होते हैं जिसको वो गलत तरह से यूटिलाइज करती है या एक्सप्लॉइट करती है। तो वो भी आपकी बात सही है मोनिका जी। लेकिन रही बात इनकी कि अभी ये जो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि परिवारवाद और वो सब, तो वो भी आपने सही पॉइंट आउट किया। डॉक्टर निशांत कुमार की बात कर रहे होंगे संभवतः। डॉक्टर निशांत कुमार जो वहाँ हेल्थ मिनिस्टर बने, वो पैरामीटर बता रहे थे, पैरामीटर होता है इनके यहाँ। परिवारवाद तो होता नहीं, पैरामीटर होता है। तो वो
पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से जो है पोस्ट डॉक्टरेट करके आए थे और मेडिकल साइंसेज में उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उनको कई सारे वो चिकित्सकीय पद्धति को, तो वो है परिवारवाद भाजपा का। रही बात इसकी कि ये जो अब इस मंत्रिमंडल पे आ जाते हैं, ये देखिए हम पहले भी आपके ही चैनल पे कई बार आपने भी कहा है, हम लोगों ने बात की है इस पे कि ये इतनी दिनों से कवायद चल रही थी, महीनों से, कि अब मंत्रिमंडल अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। पहले तो इतना टाइम लगना, दूसरा अगर अब तक जरूरत नहीं थी, अब तक ये मंत्री या तो मंत्रालय ये चल नहीं रहे थे, तो ये धोखा है जनता के साथ। चल रहे थे तो अब इनकी जरूरत क्या है, और अगर जरूरत नहीं है तो जब ये मंत्रालय दिए, जब इनको आप 6 लोगों का नाम डिसाइड कर रहे होंगे तो पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड किया होगा कि किसको क्या मंत्रालय दिया होगा। तो ये कौन सी उहापोह है, कौन सी खींचतान है, जिसके नाते अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया शपथ लेने के बाद भी, इसके नाते मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा दिल्ली। मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना कोई नया नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ा था। कोई और मुख्यमंत्री बन रहा था, उसके बाद वो दिल्ली गए थे और मुख्यमंत्री बने थे, तो उनको दिल्ली जाना पड़ता है। अमित शाह जी बिना दिल्ली जाए कुछ नहीं देंगे उनको। तो ये खींचतान कुछ नया नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये आते आते मंत्रालय बढ़ते बढ़ते चुनाव के 1 दिन पहले दिया जाएगा कि ये लो मंत्रालय, क्योंकि इनको पता है कि ये जाने वाले हैं, वैसे भी कोई काम नहीं करने वाले। एक ऐसे राज्य में जहां पे जो बजट एलोकेट होता है यूटिलाइज भी नहीं हो पाता किसी मंत्रालय में, तो ये कारण यही है। कोई भी बजट, कितना भी बड़ा बजट इन्होंने बनाया हो, वो कभी यूटिलाइज नहीं हो पाता, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस राज्य में जहां 50 लाख टर्नओवर की कंपनी को 25,000 करोड़ का एमओयू दे दिया जाता है, अद्भुत राज्य बनाया हुआ है भाजपा ने आजकल कि यहाँ कुछ भी होता है। वो कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी मंत्रालय लेके बैठे हुए होते हैं, मंत्री गण काम नहीं कर रहे होते, न जांच परख होती है, उसका एमओयू वापस लेना पड़ता है और हर जगह जगहसाई होती है इनकी। तो अभी भी जो ये किया जा रहा है, ये केवल चुनावी, भाजपा चुनाव ओरिएंटेड पार्टी है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। नीट में देखिए बच्चों ने आत्महत्या, गोवा में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी। इनका कुल मिला के फोकस जो है केवल चुनाव पे होता है कि चुनाव कैसे भी जीत लें। हमारे पास काट, सबसे बड़ी काट जनता को खुद दिख रहा है इनके काम, इनकी जो लापरवाहियां हैं वो दिख रही हैं उत्तर प्रदेश में और देश में, हर मुद्दे पे फेल हो रहे हैं। और उसका कारण ये है कि ये धोखा देना जानते हैं। एनटीए चीफ जो बैठा होता था 24 में, उसको ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं इस घपले का, जहां देश के नौनिहालों के साथ खिलवाड़ किया। वही अभी 26 में इसी की कीमत में चुकानी पड़ी कि 26 में फिर से नीट कैंसिल हो गया। तो ऐसे बना रहे हैं 2047 का विकसित भारत, और उसके बाद भी पता नहीं क्या बयानबाजी करते हैं। अभी भी 2-3 दिन में मुझे नहीं लगता कि ये बता पाएंगे, अभी बहुत खींचतान बाकी है। अभी तो बहुत सारे, और ये जो कह रहे थे कि लड़ाई और सर फड़ोवल हो जाता था, अभी 2 राजभरों में आपने कुछ दिन पहले देखा था, ओम प्रकाश राजभर में, अनिल राजभर में, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने देखा था, पूरा देश देख रहा है। फिर भी इनको समझ में नहीं आता कि बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, और ये लगातार हो रहा है। अब ये खींचतान जो ये दोनों दिल्ली में मिले हैं आज, ये खींचतान भी जग जाहिर है कि कैसे एक सीनियर अधिकारी जो बाद में नेता बन गए, जो बिजली वाले नेताजी हैं हमारे, उनको भेजा गया था इसीलिए कि इनको हटाया गया, पदच्युत किया जाए। उसके बाद ये सारा खेल सब जानते हैं। हमें इनकी दो, देखिए, विपक्ष का, मीडिया का सबसे बड़ा काम होता है जनता की आवाज बनना, और सरकार की अगर कहीं जो कमियां हैं वो गिनाना, वो बताना, और वो हमारे पास सबसे बड़ी बात है जो हम जनता के बीच लेके जाएंगे। और वो बार-बार ये हर बार मौका दे ही रहे हैं। तो हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, इनकी कृपा से, भाजपा की कृपा से बहुत मुद्दे हैं हमारे पास। तो इन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है चुनावी नैया पार हो जाएगी? बिल्कुल, इन मुद्दों के आधार पे, इनकी कारगुजारियों के आधार पे ही 2024 का रिजल्ट था, और 2027 में उससे व्यापक रिजल्ट होगा। चलिए, आत्मविश्वास आपके भीतर है कि 2024 की तरह 2027 में भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा देखने को, ये तो असली तस्वीर 27 में ही पता चलेगी। निरंजन पोद्दार जी के पास भी जरा चलते हैं। निरंजन पोद्दार जी, ये जो इतना वक्त लग रहा है, ये जो इतना समय लिया जा रहा है, पहले विस्तार में लिया गया कैबिनेट के, अब मंत्री बना दिए गए तो मंत्रियों को जिम्मा नहीं सौंपा गया, विभाग उन्हें नहीं मिले हैं, तो क्या ये टाइम जो इतना ज्यादा लिया जा रहा है, ये माइक्रो मैनेजमेंट है 2027 को देखते हुए, कि कहीं पर भी बारीकी से कुछ भी ना छूट जाए, एक फाइनल फेरबदल कर लिया जाए? देखिए मोनिका जी, मैं इसमें 2 पहलुओं पे बात करूंगा। पहला पहलू इसके अंदर मैं इस हिसाब से बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान जो राजनीतिक संस्कृति बन चुकी है, वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि आज टोटली भारतीय जनता पार्टी का जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज सिस्टम हो चुका है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि राज्यों के जो प्रकोष्ठों के संगठन होते हैं, उनकी भी फाइल भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है,
और उनका भी नाम आप ये मान के चलिए केवल एक जगह से फाइनल होकर के आते हैं, किसको जिला अध्यक्ष, किसी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाना है, किसको किसी प्रदेश अध्यक्ष बनाना है या उपाध्यक्ष बनाना है। ये तो सरकार के अंदर संवैधानिक पदों की बात चल रही है, सरकार के अंदर मंत्रियों की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से, और मैं ये भी मानता हूं कि किसी भी पार्टी की या किसी भी व्यक्ति की जो कई बार जो उसकी ताकत होती है वो उसकी कमजोरी भी बन जाती है। यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब शरीर का वजन बढ़ता है तो वो शरीर के लिए हानिकारक भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात, फिर दूसरा पहलू आता है, और दूसरा पहलू क्या आता है कि जो जीता वही सिकंदर। आज अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का टोटली सेंट्रलाइज सिस्टम है, प्रदेशों को, प्रदेश अध्यक्षों को, मुख्यमंत्रियों को या मंत्रियों को या तमाम राज्यों को अगर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सेंट्रल से, और सेंट्रल में भी एक जगह से सारा का सारा अगर मान लीजिए संचालित कर रही है या निर्देशित कर रही है, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रदेशों के अंदर अगर मान लीजिए सफलता प्राप्त कर रही है, तो मैं तो इसके अंदर ये भी मानता हूं कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग उठा और कुछ लोहार उठा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी ताकत से जीतते हैं, कई बार आप सामने वाले की कमजोरी से भी जीतते हैं। तो सारी ही चीजों का अगर लबोलवाब देखें, वरना तो मुझे एक बात बताइए, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है, ये विस्तार तो लगभग पिछले 1.25 साल से अपेक्षित था, लेकिन उसके बावजूद इसको चुनाव से ठीक 6-7 महीने पहले, और 6-7 महीने तो आप ये मान के चलिए 8 महीने तो नई सरकार गठन होने के लिए है। और अगर चुनाव की बात करें तो हमारे यहाँ जो चुनावों की जो एक रणभेरी बजती है वो लगभग समझ लीजिए चुनाव के 6 महीने पहले रणभेरी प्रदेश या देश जो है वो चुनावी मोड में जा चुका होता है। तो आप एक हिसाब से समझ लीजिए कि आखिर के जो 2-3 ओवरों के अंदर अगर ये अपने सुपर हिट बैट्समैन भेजने की बात करते हैं तो उसको आप ये मान के चलिए केवल वो एक पानी ग्रहण संस्कार है। उसको आप ये मत मान के चलिए कि भाई कोई वो मंत्री परिषद में आएंगे, वो कोई बहुत अभूतपूर्व वहां पे विकास कार्यों के अंदर सहयोग कर देंगे, क्योंकि जितना समय उनको उस मंत्रालय को समझने में लगेगा, जितना समय उनको उस मंत्रालय में बैठ करके काम करना क्या है, तब तक तो यहाँ पे रणभेरी बज चुकी होगी, तब तक तो यहाँ पे चुनाव आयोग की चुनाव आचार संहिता लग चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज, इसको आप वेदनादायक भी कह सकते हैं कि भाई अनिर्णय की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी, आज समझ लीजिए प्रदेश या देश आज अनिर्णय की स्थिति में इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति निर्णय करता है और उस एक व्यक्ति के पास समय नहीं होता। वो एक व्यक्ति तमाम प्रदेशों के अंदर या तो सरकार बनाने में मशगूल रहता है या सरकार गिराने में मशगूल रहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारी की सारी चीजें आज आम जनता के अंदर चर्चा का विषय भी है। आम जनता के अंदर आज ये सारी की सारी चीजें एक समझ लीजिए मखौल का विषय भी बनती है। लेकिन अब कोई पार्टी अगर उसके बावजूद भी मान लीजिए सफलता का शिखर चूम रही है तो उसके बारे में तो फिर विपक्ष को भी 4 बार सोचना चाहिए कि भाई इतनी नाकामियों के बावजूद भी अगर ये सफलता का शिखर चूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां उनकी तरफ से भी हो रही होंगी। मेरा तो यही विश्लेषण है। तो ये गलतियां जब आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी हो रही होंगी और आप कह रहे हैं कि जब तक वो विभागों को समझेंगे तब तक तो रणभेरी बज चुकी होगी, आचार संहिता लग चुकी होगी, सारी बातें जो आपने कही, तो क्या हम ये माने ये सिर्फ जो नाम आगे किए जा रहे हैं कि ये फलाना मंत्री, ये फलाना विभाग संभालेगा, ये एक तरह से पावर भी तो है, ये पावर पॉलिटिक्स काम आएगी किसी तरीके से या नहीं आएगी? देखिए आपको ये मोनिका जी ये चीज समझनी चाहिए, अगर हम चुनावी राजनीति की बात करें तो चुनावी राजनीति में केवल एक फैक्टर और एक सेक्टर काम नहीं करता। चुनावी राजनीति में अनेक फैक्टर होते हैं और अनेक सेक्टर होते हैं। हाँ। और कई बार क्या होता है कोई चीज 2 और 2 5 भी होती है, चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूं, और 2 और 2 3 भी होती है। तो आप इस चीज को ये मत सोच के चलिए कि भाई ये तो एक केवल उसका एक फैक्टर है जो जिस तरीके से मंत्रिपरिषद का विस्तार, उसके अंदर जो एक सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना, ये एक फैक्टर इसके अंदर ये है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत सारे फैक्टरों के अंदर आपकी नीति, रणनीति, आपका प्रचार माध्यम, आपके प्रत्याशी, आपका चुनावी मैनेजमेंट, आपका जो जिसको कहते हैं
प्रत्यक्ष संगठन आपका, अप्रत्यक्ष संगठन आप जनता तक कितनी पहुंच बना पाता है, आपका कैडर कितनी पहुंच नहीं बना पाता है। यानी कि 1000 से ज्यादा फैक्टर चुनाव में काम करते हैं, जो अनेक चुनाव में देखने को मिला है कि भाई उस चुनाव के अंदर लग रहा था फला पार्टी चुनाव हारेगी, लेकिन वो अचानक वो तो पार्टी यानी जो कि है कुछ अभी ऐसा जैसे मान असर, लीजिए इतना कोई तमिलनाडु खास, अकॉर्डिंग टू यू निरंजन जी, कुछ ऐसा खास असर नहीं देखने को मिलेगा जो ये अभी फेरबदल बीजेपी कर रही है कैबिनेट विस्तार के माध्यम से, विभागों के माध्यम से। लेकिन ये जो देरी हो रही है, अमूमन ये नॉर्मल है, एक सामान्य प्रक्रिया है, या फिर जो आरोप लग रहे हैं, जो बातें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि सरकार और संगठन के बीच में आपस में नहीं बन रही है, खटपट हो रही है, ये उसी का हिस्सा है जो अंदरूनी खींचतान को दिखा रहा है? देरी इज इक्वल टू अंदरूनी खींचतान? नहीं मोनिका जी, इसके अंदर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि दोनों बातें अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रही हैं। अगर मान लीजिए सरकार और संगठन के अंदर सामंजस्य नहीं होता तो फिर ये फाइलें दिल्ली नहीं जाती, फिर दिल्ली से निर्णय नहीं हो। एक तरफ हम कहते हैं कि सारा का सारा, सारे के सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इनके बीच में, संगठन और सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संगठन और सरकार के बीच में समन्वय नहीं होगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो फिर फाइलें प्रदेश से सेंटर में जाने की उसकी आवश्यकता नहीं होती है, फिर तो वो वही खींचतान होकर के वही घोषणा हो जाती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एक कारण ये भी है कि जिस तरीके से इन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम किया है, एक जगह से फंड अलोकेट होता है, एक जगह से सारी की सारी नीतियां बनती है, एक जगह से सारे के सारे निर्णय जो इनके योद्धा है या इनके रति है, अतिरथी है, महारथी है, सारे के सारे कहां पे किसको कहां अपॉइंट करना है। और साथ में आपको एक चीज और बताऊं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 4 जगह से अपडेट लेती है जनता के बीच में कौन सी चीज फायदेमंद रहेगी, कौन सी चीज जनता, मतलब जनता का रिव्यू जो लेने के लिए इनके पास 4 जगह से, तो इनके खुलकर पास कहते हैं कि अलग हम अलग 365 जगह से दिन चुनावी मोड में रहते हैं, इसीलिए बीजेपी खुलकर भी कहती है और इस बात को स्वीकार करती है कि हम 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन अमरदीप त्रिपाठी जी, एक बात जरूर हम यहाँ समझना चाहेंगे, वैसे तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि हिंदुत्व की लड़ाई आप लोग लड़ते हैं, हिंदुत्व वाली पार्टी है, लेकिन ये जो डिले हो रहा है, इस डिले को लेकर अब ये भी मन में आ रहा है कि तमाम जातीय समीकरण भी साधे जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स किस तरीके से अंदरूनी समाई हुई है, इस बात को कोई भी इनकार इस बात से नहीं कर सकता है। तो बीजेपी को क्या हिंदुत्व से ज्यादा जातीय संतुलन की चिंता सताने लगी है? देखिए मोनिका जी, समाजवादी पार्टी से जब हम फाइट करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं, देखिए कोई हिंदुत्व में जो हमारा हिंदू समाज है बंटने ना पाए। जब ये बांटने का कार्य करते हैं, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी दलित, कभी अल्पसंख्यक, तो उस समय हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि समाज बंटने ना पाए, हर समाज का ध्यान रखा जाए, हर समाज को उसकी भागीदारी मिले। इसलिए जो है कोई निर्णय लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाओं को देखती है। और अभी देखिए निरंजन जी भी इस बात को कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश या किसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जब घोषित होता है तो सेंट्रल के लोगों का समन्वय, सहमति भी होती है। तो आप समझ सकती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर एक जिला अध्यक्ष बनाने के लिए लोगों का समन्वय और सामंजस्य बैठाती है तो कितने बड़े लेवल की बाउंडिंग है। और उसी बाउंडिंग का नतीजा है जो आज देश के अंदर 22 स्टेट तो में आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीडीए नैरेटिव ने बीजेपी की सोच ही बदल दी है कि आप लोगों को कैलकुलेशन में इतना टाइम लग रहा है और कैलकुलेशन के लिए इतने घोड़े दौड़ाने पड़ रहे हैं। देखिए मोनिका जी, कैलकुलेशन तो हम हमेशा करते हैं। 365 दिन अगर चुनावी मैदान में रहते हैं, जनता को फायदा क्या दिला सकते हैं, धरातल पर सरकारी योजनाओं को क्या उतार सकते हैं, जनता के हित के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए निरंतर कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो क्या ये पीडीए नैरेटिव था समाजवादी पार्टी का, जिसकी वजह से थोड़ी सी रणनीति में बदलाव लाना पड़ रहा है और इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा? बेशक आप कह रहे हैं कि हम तो 365 दिन कैलकुलेशन करते हैं, पर इस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं एक असर पीडीए नैरेटिव ने डाला या नहीं डाला? देखिए पीडीए का मतलब है समाजवादी पार्टी के लिए पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और नारा अलग चीज देते हैं पीडीए
पीड़ित दलित और क्या बताते हैं, लेकिन उसका असली मकसद होता है परिवार डेवलपमेंट की बातें। कभी ना वो पीड़ित के साथ रहे, ना कभी अल्पसंख्यक के साथ रहे, ना कभी दलित के साथ रहे, ना कभी पिछड़ों के साथ रहे। अगर सबसे ज्यादा शोषण अगर पिछड़े और दलित समाज का हुआ है तो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ करता था। और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या अगड़ा आर्य, हो मैं आपके या पास आधी आएंगे आबादी सर्वेश हो, जी। सबको साधने का कार्य करती है, सबको साथ में लेकर चलने का कार्य करती है। तो सर्वेश जी, ये जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट पर ही ध्यान देती रह जाएगी, या फिर आप कदम भी उठाएंगे? जो कैलकुलेशन वो कर रहे हैं वो कैलकुलेशन आप भी करेंगे? मोनिका जी, दो चीजें। पहले आपने जो सवाल किया था इनसे, मैं उसका भी जवाब दे दूं कि हमारे पीडीए का असर कितना व्यापक है। आप इससे समझिए, जो कह रहे थे कि जातियों में बांटने का काम, हमारे देश के परम यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो पहले पिछड़े थे और उसके बाद अति पिछड़ा हो गए हुए ना। ये दोनों बयान प्रधानमंत्री जी के हैं ऑन रिकॉर्ड। तो ये पीडीए का असर है। तो जातियों में बांटने का काम प्रधानमंत्री जी सबसे पहले कर रहे होंगे, अगर अमरदीप भाई की बात मान ली जाए तो। ये दोनों चीजों का कोई रिबटल नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है। ठीक, हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर देख के ही बोलते हैं, लेकिन ये बोला तो उन्होंने होगा, मानेंगे तो ही प्रधानमंत्री जी ने बोला है। दूसरा, अभी ये कह रहे थे कि दलितों पे अत्याचार अखिलेश जी की सरकार में सबसे ज्यादा हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने भी ध्यान दिया होगा, बहुत जागरूक पत्रकार है, कि एनसीआरबी के आंकड़े आए थे 24 वाले, उस पे भाजपा ने खूब पीठ थपथपाई थी अपने। एनसीआरबी के आंकड़ों में एक चीज जो समझ में लोगों को नहीं आई वो ये है, और ये चेक कर सकते हैं, कि एससी एसटी एट्रोसिटीज में उत्तर प्रदेश टॉप ऑफ द चार्ट चल रहा है। तो ये किसकी सरकार रही है? अभी 2024 में आई होगी, अगर रिपोर्ट आई होगी तो किसकी सरकार है? ये योगी जी की सरकार है। तो दलितों के ऊपर होने वाले अपराधों में और अत्याचारों में उत्तर प्रदेश जब शीर्ष छू रहा है, तो ये किसकी सरकार में छू रहा है? ये सच्चाई है भाजपा की, और ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये सपा का आंकड़ा नहीं है। हम बात करते हैं फैक्ट्स की, हम बात करते हैं फिगर्स की, और उसमें भाजपा अब कितना भी झुठला ले वो सबके सामने है। तो पीडीए के ये नाम जितने भी आईटी सेल से लाके दे दें अपने, लेकिन पीडीए का जो हमारे लिए मतलब है वो इंक्लूसिवनेस का है, इंक्लूसिविटी का है, समन्वेशी का है, कि हम सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए का मतलब समता का है, समानता का है, और सब इक्विटी की जब बात होती है तो पीडीए और इक्विटी एकदम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर अगर ये कह रहे हैं कि एक जिला अध्यक्ष भी सेंटर से बनता है, तो ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, क्योंकि फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष किस लिए बनाए गए हैं, फिर मुख्यमंत्री किस लिए हैं, जब वो सब कुछ सेंटर से ही होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। सेंट्रलाइजेशन इज गुड, बट डिसेंट्रलाइजेशन फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन से हालांकि भाजपा का वास्ता बड़ा कम होता है, लेकिन जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, अगर वो जिला अध्यक्ष भी नहीं बना सकते तो क्या कर रहे हैं, वो क्यों बनाए गए हैं? तो या तो ये क्लियर कर लें कि यहाँ पे काम हो रहा है, या तो ये मान लें कि सेंटर पे काम हो रहा है। अगर हम मगर ये हम भी तो यही कह रहे हैं कि इनकी नहीं चल रही, हम यही तो कह रहे हैं। अगर हम खींचतान की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे थे ये प्रूव्ड है, ये बहुत क्लियर है कि ये इनकी यहाँ न प्रदेश अध्यक्ष की चल रही है, न मुख्यमंत्री जी की चल रही है, सब कुछ केंद्र से हो रहा है। जिला अध्यक्ष भी बन रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इनका मंडल अध्यक्ष भी अमित शाह जी बना रहे हैं। मान लिया मैंने, इन्होंने कहा मान लिया, लेकिन हम भी तो यही कह रहे हैं कि नहीं चल रही मुख्यमंत्री जी की, नहीं चल रही प्रदेश अध्यक्ष जी की। तो इसमें दोनों, हम तो दोनों सेम कह रहे हैं, हमारे बातों में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं है। मैंने मान लिया जो कह रहे थे। आपसी समन्वय है कि वो सरकार और संगठन साथ में मिलकर चल रहे हैं, ये तो उनका आपसी समन्वय है कि वो गठजोड़ जिस तरीके से बिठा रहे हैं, यही तो डबल इंजन की सरकार है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह आपस में मिलकर मंथन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होगा, क्या फिट बैठेगा, और उसे अंजाम दिया जा रहा है। इसमें क्या आपको पता है, जब ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो बहुत दिन लगे थे मंत्रिमंडल बनाने में। उसका कारण यही था कि जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, और उत्तर प्रदेश में जैसा कि इन्होंने खुद भी कहा कि योगी जी ही चेहरा है, क्योंकि योगी जी बहुत सही में बहुत बड़ा फिगर है। भाजपा नहीं जीतती, योगी जी जीतते हैं। इसी नाम पे इन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री बनाया था, ब्लैकमेल करके केंद्र। तो अगर योगी जी बने हैं और आपको जिता के दे रहे हैं, तो उनको अपने मंत्री रखने होंगे ना, कि केंद्र से ही आएंगे। ये खींचतान ऐसे बनती है।
अगर उनको अपना जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, वो अपने मंत्री नहीं बना पा रहे, तो यानी उनको कि आप मंत्री कह बनाने रहे के लिए हैं कि जाना पड़ रहा है। खींचतान इसके भी खींचतान बीजेपी के अंदर है और उस खींचतान का ही नतीजा है कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, सब सेंट्रल से कंट्रोल होता है। बिल्कुल। और क्या आपको ये भी लगता है कि अगर आप पीडीए की बात कर रहे हैं और उसी पीडीए का नारा बार बार अमरदीप त्रिपाठी जी भी अपनी बात में लगा रहे हैं, या ये कहिए कि यूपी में बीजेपी बार बार पीडीए की काट करने के लिए अपनी रणनीति अख्तियार करती है, तो पीडीए की वजह से बीजेपी मजबूर हुई अपनी राजनीतिक पारंपरिक राजनीति को छोड़ने के लिए, नैरेटिव चेंज करने के लिए? देखिए, हमारा जो ध्येय है वो ये है कि पीडीए के साथ न्याय हो, राजनीति से ऊपर उठ के। अगर भाजपा मजबूरीवश ही पीडीए के लिए कुछ अच्छा करती है तो हमें इसमें मैं बहुत वेलकम स्टेप था जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। पीडीए के काट करने के लिए बनाए होंगे और जिसके लिए भी करने के लिए बनाए गए, मजबूरी में पीडीए के नाते ही बनाए गए। ये अच्छी चीज है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, और जहां भी इनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है पीडीए को, हमारे लिए अच्छी चीज, हमारी जीत है, हमारे विजन की जीत है। हम यही चाहते हैं कि पीडीए को न्याय मिले, और अगर भाजपा ये कर रही है तो अमरदीप बहुत अच्छी त्रिपाठी चीज जी है। फटाफट से एक टेक दीजिए, क्योंकि आप जब ये पीडीए को पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करा दे रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी तो इस पर अपना सीना ठोक रही है कि भाई ये हमारे पीडीए का ही डर है कि बीजेपी इतना कैलकुलेशन कर रही है यूपी को लेकर और इतना टाइम ले रही है। देखिए मोनिका जी, समन्वय और सिर्फ सरपटौल में बहुत फर्क होता है। समाजवादी पार्टी में सरपटौल है और हमारे यहाँ समन्वय है। अभी सर्वेश त्रिपाठी जी सरपटौल समाजवादी पार्टी में किस तरीके का हुआ? जहां तक अब चलिए, हो सकता है सर्वेश जी को आपत्ति हो, लेकिन जितना है सब तो अखिलेश जी के हाथ में है। देखिए मोनिका जी, अखिलेश जी के हाथ में क्या है, उनके यहाँ क्या सरपटौल है, ये किस पूरा जग जाहिर है। लेकिन हमारे यहाँ किस प्रकार से समन्वय है, और उस समन्वय का जो नतीजा है कि स्टेट बाय स्टेट हम लोग जीतते हैं। पीडीए की बात तो बिहार में भी इन्होंने किया था। जिस प्रकार से बिहार के जातीय समीकरण को देखते हुए अखिलेश यादव जी और वहां पर जो है लालू यादव जी का परिवार जो है पूरी तरीके से पीडीए कर रहा था, जनता ने दिखा दिया, आईना दिखा दिया अखिलेश यादव जी को बिहार में। बंगाल में इन लोगों ने वही किया पीडीए की बात में। पश्चिम बंगाल में भी जनता ने इनको आईना दिखा दिया कि जो आप पीडीए पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर चल रहे हैं वो जनता कतई स्वीकार करने वाली नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, चाहे आज आप देखेंगे देश का प्रधानमंत्री वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी वो भी दलित समाज से आती हैं, और अमरदीप भाई पिछड़े जो भी हैं, देखिए वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। अगर अखिलेश यादव जी अपने ये हमारी राजनीति का स्तर है, ये हमारी राजनीति का स्तर है कि यहाँ पर आपको अमरदीप जी बैठकर नेताओं की, वो भी उच्च पदों पर बैठे नेताओं की जाति गिनानी पड़ रही है कि प्रधानमंत्री इस जाति से आते हैं, हमारी राष्ट्रपति इस जाति से आती हैं। जरूरी है कास्ट पॉलिटिक्स? आप मुद्दों की बात करें, विकास की बात करें, नीच का इतना बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में एक बार फिर से बस में गैंगरेप हुआ है, इन सब मुद्दों की बात नहीं होती है, सीधे आप जातियों पर आ जाते हैं। हमेशा जातियों के नाम पर वोट मांगना सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर पार्टी के लिए है। मुद्दों की बात ना कर कर हमें नेताओं की जातियां गिनानी पड़ रही है जनता के आगे जाके, और जनता भी बताइए देखिए कैसी है जो वोट देती है जातियों के नाम पर। कंटिन्यू अमरदीप जी। देखिए मोनिका जी, जातियों की बात और धर्म की बात जो हमारा विपक्ष बैठा हुआ है, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, जिस प्रकार से चाहे सनातन की बात कर लीजिए, आज अखिलेश यादव जी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, पिछड़े समाज को लेके चलते हैं, तो उस समय हमको भी बताना पड़ता है कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी जो कर रहे हैं, एक बात बताइए अमरदीप जी, वो जो कर रहे करने दीजिए ना। आप तो यानी कि उन्हीं की राजनीतिक रास्ते पे अपनी चाल चल रहे हैं, जो उन्होंने रास्ता बिछा दिया, फिर आप तो अपने घोड़े उस रास्ते पर चला रहे हैं, अलग रास्ता क्यों नहीं अख्तियार कर रहे हैं? देखिए मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो नीति है, उस पर हम लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं। लेकिन जब ये प्रोपोगंडा लेकर जहां सनातन की बात करती थी बीजेपी, हिंदुत्व की बात करती थी बीजेपी, वो उस बीजेपी को यहाँ पर जातियां क्यों गिनानी पड़ रही हैं?
मोनिका जी, आज भी हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन के उत्थान की बात करते हैं। रामचरित मानस की प्रतियां फाड़ने वालों को जनता ने जवाब दिया है और आगे भी जवाब देगी। जब उत्तर प्रदेश के अंदर रामचरित मानस की प्रतियां फाड़ी जाएंगी और इनके जो है भाटी जी जैसे प्रवक्ता, जब एक उत्तर प्रदेश में जो है 16-17% हैसियत रखने वाले ब्राह्मण समाज का जो है जिस बातों का मैं कह नहीं सकता हूं कि कैसे भाषा का इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने बयानबाजी की है, जो दोहे और पता नहीं क्या चौपाई से क्या बता रहे थे दिल्ली में बैठकर। आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भी देख रहा है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी के इशारे पर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का अपमानित किया जा रहा है, ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। जब तो ये चोटी उत्तर पकड़ प्रदेश के की खींचा जनता जा रहा था जवाब तब देगी। कहाँ थे आप? ब्राह्मण अरे मैं भी हूँ। त्रिपाठी जी, कम से कम आप मैं भी लोगों को ब्राह्मण बोलना हूँ। चाहिए। जाति की समाजवादी राजनीति पार्टी करनी है, में जाति की बैठकर राजनीति करनी देखिए, है। आपने शुरू में कहा समाजवादी था कि पार्टी में जाति की बैठकर राजनीति हम अखिलेश करते यादव जी हैं। के करीबी आप होंगे। केवल जाति की बात कर रहे हैं अमरदीप भाई। लेकिन आपके अगर काम ब्राह्मणों को जाति के गाली सिवा दिया जा रहा है इस पूरे तो डिबेट समाजवादी में पार्टी में सर्वे कोई गाली नहीं दी त्रिपाठी किसी अगर ने, बैठ के कोई गाली समाजवादी नहीं दी पार्टी किसी की ने, बात करेंगे किसी की तो हैसियत उत्तर नहीं है प्रदेश गाली की जनता देने की। स्वीकार नहीं करेगी। कोई गाली नहीं दी किसी ने। उत्तर प्रदेश की जनता आप स्वीकार जैसे नहीं लोग करेगी। गाली दिलवाते हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी आप अगर जैसे लोग गाली समाजवादी दिलवाते पार्टी में हैं। बैठ के ब्राह्मणों को जब नोटिस समाजवादी मिला, पार्टी कहाँ में थे? बैठ के सिर्फ ब्राह्मण मलाई खाने का विधायकों बात को जब करेंगे, नोटिस मिला, कहाँ समाज थे का आप? बात नहीं करेंगे, समाज आपको जब स्वीकार ब्राह्मणों नहीं को करेगा। नोटिस मिला, ब्राह्मण विधायकों को कहाँ थे आप? ब्राह्मण विधायकों को जब आपके प्रति अरे भाई, जनता ने नोटिस दिया, कहाँ थे आप? प्रवक्ता जिस प्रकार जब से ब्राह्मणों को जिस चोटी प्रकार से पकड़ के ब्राह्मणों घसीटा को गया, गाली कहाँ दे थे रहे आप? हैं, आप जब लोगों ने बोला, शंकराचार्य को गिराया गया, आप लोगों घसीटा को गया, बोलना कहाँ थे आप? चाहिए। एक बार जब भी आप ब्राह्मणों लोग को नहीं बोल चोटी रहे हैं। पकड़ के घसीटा गया, अखिलेश कहाँ थे यादव जी आप? को निष्कासित करना चाहिए। जब कहाँ थे आप बताइए अखिलेश तो? यादव जी को निष्कासित करना चाहिए। अखिलेश यादव जी के भाई की मृत्यु हुई है, शर्म नहीं आती आपको? अभी भी आप कुछ भी बोल रहे हैं। थोड़ी सी अरे संवेदनशीलता भाई, है आपके अंदर। आपको खंडन करना थोड़ी सी चाहिए। संवेदनशीलता है आपसे आपके ज्यादा अंदर। संवेदनशीलता ब्राह्मण कहते है। हैं देखिए, अपने आप को। आपसे ज्यादा ब्राह्मण संवेदनशीलता कहते हैं है। आप अपने आप को जाति की बात कर रहे हैं, अब केवल जातिवाद फैला रहे हैं बैठ के टीवी पे। आप लोगों जाति से के ज्यादा सिवा आपने एक लाइन नहीं संवेदनशीलता बोली। है। आपको मुद्दों खंडन पे करना बोलने चाहिए। की हिम्मत नहीं है आपके अरे भाई, अंदर। सपा में बैठ के ब्राह्मणों का जो है कोटे में आप लोग मलाई खाएंगे और ब्राह्मणों को गाली दिया जाएगा तो नहीं क्या बोलेंगे। आप लोग जातियों की बातें यहाँ पर लेके जाति बैठ गए? छोड़ के अमरदीप इनके पास त्रिपाठी कुछ जी, है ही क्या मैं आपसे एटलीस्ट ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। बीजेपी से हम इतना एक्सपेक्ट करें, आज जिस तरीके से आप सिर्फ जातियों के ही पीछे पड़ गए हैं, वो सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि यूपी के चुनावों को देखते हुए आप लोग किस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके हैं। संतुलन बनाइए। मोनिका जी जो है, भारतीय जनता पार्टी तो सबको लेकर साथ में चल रही है, सबके विकास को सुनिश्चित कर रही है। अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक को भी उत्थान करने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कितने अल्पसंख्यक विधायक हैं आपके? जिस प्रकार से हिंदू कितने बनाम सदन मुस्लिम में करवा रहे अल्पसंख्यक थे, वो सांसद भूल हैं? गई उत्तर प्रदेश की जनता। कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं अमरदीप भाई? एक सांसद बताइए, लेकिन एक मुसलमान जब सांसद सुनिए, बताइए, एक मुसलमान सांसद। देखिए, मुसलमान सांसद सांसद। बनाने से मुसलमानों का उत्थान नहीं होगा। कैसे नहीं? प्रतिनिधित्व नहीं होगा, कैसे 55 से उत्थान 60 नहीं साल होगा? तक कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व के बिना देश कैसे पर राज उत्थान किया, होगा? मुसलमानों का वोट प्रतिनिधित्व ली, के बिना कैसे लेकिन उत्थान मुसलमानों होगा? को पंचर बनाने के लिए छोड़ दिया। नहीं पता। रोड पर देखिए, पंचर बनाने के भाषा लिए समझिए, आज भारतीय मुसलमान जनता पंचर पार्टी बनाने की के लिए सरकार है। ने क्या बात कर रहे हैं चाहे अमरदीप पंचर त्रिपाठी बनाने के जी? लिए है। समाज की महिलाएं क्या हैं, बकवास आज कर रहे हो लोगों का आप? उत्थान हो रहा है। मुसलमान पंचर बनाने के लिए है। क्या आज बोल रहे हो आप मुसलमानों का बैठ के? उत्थान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो उत्थान रहा होता है। है, उत्थान नहीं होता। क्या ब्राह्मणों, लैंग्वेज का पहले इस्तेमाल भाषा हो रहा है ठीक यहाँ करिए। पर? क्या बात हो रही है? कहाँ से कहाँ क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल? डेटा नहीं है, एक सांसद का नाम नहीं पता। उत्थान 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 होता है पहले। ब्राह्मणों से मैं अच्छी भाषा क्यों कम से कम उम्मीद करता हूँ। शिक्षा जरूरी होती है। अरे भाई सर्वेश आपसे त्रिपाठी जी, भाषा आप भी अच्छी पूरा है। जातियों का, आप भी पूरा जाति के अनुसार कोट कर रहे हैं और अमरदीप त्रिपाठी जी ब्राह्मण भी कर रहे हैं, ब्राह्मण आप ये ले आए दोनों ही थे। कर रहे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण ले आए थे, मैंने एक बार जाति की बात नहीं की मोनिका जी। ये अरे जबरदस्ती भाई, के ब्राह्मणों के नाम पे मोनिका मलाई जी, खा रहे हो, इन्होंने बोला ये ना। लोग बात करते हैं, ब्राह्मणों के हम लोग कोटे में जो बैठ के PDA मलाई खा रहे हो, में- इन्होंने बोला, मैंने PDA नहीं में बोला। ये मतलब अगड़ा भी आता है। ये बैठ के PDA में ये एक मतलब ब्राह्मण अगड़ा को आता सीधे है। अमरदीप त्रिपाठी जी, अगर अमरदीप जो है, त्रिपाठी जी, ब्राह्मण अमरदीप समाज को त्रिपाठी गाली जी, देंगे, मुद्दों की देंगे, बात देंगे, कीजिए, देंगे, मुद्दों की देंगे, राजनीति देंगे। कीजिए, आज जाति की ब्राह्मणों को राजनीति समाजवादी मत पार्टी कीजिए। के प्रवक्ता गाली एक दे रहे हैं, ब्राह्मण तब आप अगर बात नहीं प्रवक्ता कर रहे बना हैं। हुआ है, एक साधारण परिवार से आके एक ब्राह्मण प्रवक्ता बना हुआ है, ये कह सब रहे मलाई सुनने खा के रहे हो। बाद आप दोनों को रोकने की बजाय मेरे मन में यह है कि मैं जनता से कहूं कि आप लोग जब वोट देते हैं तो मुद्दों के आधार पर वोट दिया करें, थोड़े से जागरूक हो जाए, ना सिर्फ जातियों के आधार पर कि आपके क्षेत्र का नेता आपकी जाति का है।
ये सोचेंगे तो फिर जो तमाम इलाके अभी भी पिछड़े रह गए हैं ना, बिल्कुल जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो ही रह जाएगा। विकास के नाम पर वोट करें, कहा कितना क्या काम हुआ, कौन नेता कैसा, इस नाम पर वोट करें, क्योंकि ये जनता भी है बेवकूफों की तरह जो जातियों के आधार पर वोट देती है। और इसी वजह से आप लोगों को जाति के नाम पर राजनीति करने का मौका मिलता है और आप जातियों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जनता समझदार हो जाएगी तो ये चर्चा जो अभी चालू हुई है ना, ये चर्चा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मूविंग ऑन टू निरंजन पोद्दार जी। निरंजन जी, जातियों की राजनीति किस तरीके से हावी हो रही है वो अभी समझ में आ गया सुनकर। क्या यूपी चुनावों में इसी तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स का बोलबाला देखने को मिलने वाला है? पहला सवाल ये। दूसरा, क्या आपको लगता है ये जो कास्ट पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा इसको लेकर हल्ला हो रहा है, ये 2024 में जो आंकड़ों में बदलाव आया था चुनावों में, उसकी वजह से है? देखिए मोनिका जी, अगर कास्ट पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पहली बात तो हमारे देश में आज तक जो राजनीति होती आई है वो जाति के आधार पे बड़ा उसके अंदर उसकी भागीदारिता रही है। और जो आज भी जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए उसके अंदर बिना जाति के समीकरण के कोई भी राजनीतिक पार्टी कहीं पे भी अपनी चुनावी या अपनी राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। ये एक कड़वा सच है। अब इसके अंदर आप चाहे जनता को दोषी दें, चाहे इसको राजनीति या राजनेताओं को दोष दें। यहाँ पे अभी जो चर्चा चल रही थी, जिस तरीके से राजकुमार भाटी जी का प्रसंग आया, तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि बात जबान से और तीर कमान से एक बार निकलने के बाद में वापस नहीं आता। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज को कहीं ना कहीं चुभता जरूर रहता है। अगर आप इस तरीके की भाषा की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से उसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए, क्योंकि रह रह करके ऐसे बयान उनके आते रहते हैं एक प्रबुद्ध समाज के लिए। दूसरी बात देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा ताज्जुब कब होता है मोनिका जी, कि जब कोई व्यक्ति 13 वर्षों तक किसी बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में लगातार 12 वर्षों तक वो पूरे देश का प्रधानमंत्री यानी कि सर्वोच्च नेता रहे, लेकिन उसके बाद में भी वो पिछड़ा और अति पिछड़े, अपने आप को अति पिछड़ा बताता रहे। कोई महिला राष्ट्रपति यानी कि इस देश की प्रथम नागरिक के स्थान पे पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद में भी वो आदिवासी, वंचित, शोषित, पता नहीं क्या क्या रहेंगी। कोई नेता जिसका जन्म आप ये समझ लीजिए 5 स्टार हॉस्पिटल में हुआ हो, जो जन्म के बाद में कभी जिसने जमीन पे पैर नहीं धरा हो, मैं बहुत सारे ऐसे नेताओं का नाम ले सकता हूं, रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी, लेकिन आज भी वो दलित है। मुलायम सिंह जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी, जिनके रहन सहन, जिनका लाइफस्टाइल, जिनकी अपनी जो गाड़ियों का बेड़ा, जिनका अपना एक प्राइवेट जेट तक जिनके पास अपना एक संसाधन है, लेकिन उसके बावजूद भी रहेंगे वो पिछड़े ही। यानी कि यहाँ पे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप वास्तविकता क्या है, इस चीज से मतलब है कि आपने जन्म कहाँ लिया है। एक छोटा सा प्रसंग यहां बताना चाह रहा हूं मोनिका जी, किसी को मेरी बात खराब भी लग सकती है, लेकिन मेरे साथ स्वयं के मेरा अनुभव बता रहा हूं। मैं एक दिन एक रिक्शे पे बैठा और रिक्शा चालक बहुत ही गरीब और बहुत ही क्षीण रिक्शा चालक, और उसके साथ मेरे पास कुछ लगेज था, तो मेरे को कहीं बीच में छोटा सा काम था। मैंने रिक्शा वाले को बोला, मैंने कहा भाई मैं इस दुकान से मुझे कुछ लेना है लेकिन मेरा ये लगेज, तो उसने कहा करा भाई साहब आप मेरे रिक्शे पे छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं। और इतना जितना उसके ये बात बोलते हुए उसके मन में जो जितना वो गौरवान्वित तरीके से बोल रहा था, मैं एक चीज सोच में पड़ गया मोनिका जी कि एक व्यक्ति जो आज की तारीख में समाज के अंतिम छोर पे है, जिसको रिक्शा ढोना पड़ रहा है, जिसको लोगों को खींचना पड़ रहा है, वो व्यक्ति भी आज अपनी जाति और अपने कुल को लेकर के इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो IAS IPS बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता मैं तो दलित हूं, मैं तो पिछड़ा हूं, मैं तो शोषित हूं, मैं तो वंचित हूं। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, 12 साल 15 साल की सर्विस हो गई, तुम IAS हो IPS हो, तुम्हारे फूंक से घास जलती है, उसके बाद में भी तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। तो ये तो जो चीजें हैं, ये चीजें आप समाजवादी पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कहे कि हम पिछड़ों को दलितों को हम उत्थान कर देंगे, मैं इस चीज को नहीं मान सकता कि 80 साल में अगर आप लोग उत्थान नहीं कर पाए,
किसी की सरकारें 30 साल रही, किसी की सरकारें 20 साल रही, और किसी की सरकार इस देश के अंदर 55 वर्ष रही। उसके बाद में अगर आप उत्थान नहीं कर पाए, 3 पीढ़ियां बीत गई, तो मुझे नहीं लगता अगली 3 पीढ़ियों में कोई आप उत्थान कर पाएंगे। क्योंकि उत्थान अगर होगा तो वो मानसिकता से होगा, और मानसिक उत्थान ना आप होने दे रहे, ना वो करना चाह रहे। तो मेरा ये मानना है कि ये सारा का सारा बहुत बड़ा विषय है। रही बात राजनीति की, हाँ, रही बात राजनीति की, तो देखिए, आपको मैंने जैसे पूर्व में भी बताया था कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, रही बात पीडीए की, तो आपको ये चीज जरूर समझ में आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, और उस विशेषता को कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय, जैसे कहा जाता है ना कि बहादुरी में और बेवकूफी में माइनर सा फर्क होता है। बहादुर जो होता है वो किसी चीज से डरे बिना हर चीज को सोच समझ करके रण में उतरता है, और बेवकूफ वो है जो बहादुरी के चक्कर में बिना सोचे समझे रण में उतर जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक विशेषता भी हमने पिछले कुछ वर्षों में देखी है कि चाहे सामने कितना ही कमजोर खिलाड़ी हो, चाहे सामने कितनी छोटी चुनौती हो, बड़ी चुनौती हो, वो किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेते। हर चुनौती के अंदर हर प्रकार से उनके पास साम दाम दंड भेद सारी चीजें। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं एक छोटा सा चित्रण करना चाहता हूं। 2027 के विधानसभा चुनावों का मैं एक आपका अवलोकन करवाना चाहता हूं। एक तरफ होगी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी उसके मुखिया होंगे। बाकी उनके जितने योद्धा हैं, जितने रति हैं, जितने अतिरथी हैं, जितने महारथी हैं, वो सारे के सारे हम सबको पता है। और दूसरी तरफ सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी और उसके 22 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे उतरेंगे, उनके केंद्र के 40 मंत्री वहां पे डेरा डालेंगे, उनके अनेक प्रदेशों के हजारों विधायक वहां डेरा डालेंगे। तो आप ये समझिए लड़ाई कितनी भयंकर रूप से और कितनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी लेती है, लड़ाई को लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं समझती कि हमारे सामने जो खिलाड़ी है वो उसकी क्षमता के हिसाब से हम लड़े, वो अपनी पूरी ताकत झोंकती है। अब वो अलग बात है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर जनता, देखिए, कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि कई बार यहाँ पे ऊंट को भी घुटनों पे बिठा देते हैं, और कई बार चूहे को भी यहाँ पे हम जो है गणेश जी का मूसक बना करके पूज लेते हैं। तो ये हमारे संस्कारों में हमारी जनता, अब ये आने वाला समय बताएगा कि 2027 के अंदर विपक्ष जनता को भरमाने में कामयाब होता है या सत्ता पक्ष उसको समझाने में कामयाब होती है, क्योंकि राजनीति का मतलब भरमाना और समझाना ही है। बाकी आपको पता है कि किस तरीके से जो सरकारें आती हैं सब किस तरीके से काम करती है मोनिका जी, इसके अंदर कोई किसी से छुपा नहीं। अगर मान लीजिए कोई पार्टी ये कहे कि हम राम राज्य की स्थापना कर देंगे, तो आज 25 वर्षों से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या वहां पे सड़कों में गड्ढे नहीं है? क्या वहां पे कोई आदमी भीख नहीं मांग रहा? क्या वहां पे कोई आदमी रिक्शा नहीं चला रहा? क्या वहां पे कोई आदमी पूरे दिन के अंदर किसी 500 रुपए के लिए जद्दोजहद, 500 रुपए की कमाई के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा? वहां पे क्या सारे के सारे अडानी अंबानी सारे के सारे संपन्न है? तो ये तो कहने की बातें और समझाने की और भरमाने की बातें हैं। 2027 में जनता स्वयं तय करेगी। मेरा तो इतना समूल्यांकन। बिल्कुल, अभी पूरी जो कितने भी विभागों का बंटवारा कर लीजिए, फेरबदल कर लीजिए, कितना भी विस्तार कर लीजिए, या फिर आप कितना भी पीडीए कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए 80 बनाम 20 की लड़ाई, कुछ भी कह लीजिए, बॉल जो असल है वो जनता के पाले में है, और जनता को तय करना है कि उसे किसे चुनना है। और ये 2027 में तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी कि यूपी में आगे 5 साल कौन राज करेगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा, इसको लेकर एक सियासी बिसात मानो जैसे बिछा दी गई हो 2027 को लेकर। लेकिन यह आपको तय करता है कि आप किसे चुन रहे हैं अपने लिए और किस आधार पर वोट कर रहे हैं। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। रोक दफा